जागृति अवस्थी 24 साल की एक भोपाल की रहने वाली लड़की जिसने मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद 2 साल भेल जैसे प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी की और उसके बाद नौकरी छोड़ दी। और अब 2 साल बाद के परिश्रम के बाद वो यूपीएससी ऑल इंडिया सेकेंड रैंक आई है, महिलाओं में अव्वल है और वैसे सेकेंड रैंक पाया है। स्वागत है आपका दैनिक भास्कर पर जागृति। सबसे पहला सवाल कि एक देश का सबसे कठिन एग्जाम जिसमें आपसे पहली बार में जब आपने अटेम्प्ट दिया तो प्री भी नहीं निकला शायद, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में सीधे सेकंड रैंक। तो जब असफलता थी और सफलता थी, उसका जो बीच का वक्त था, उस बीच के वक्त में आपने खुद को कैसे बदला? सर, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि कमी कहाँ रह गई थी। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं था पहली बार में, रिवीजन नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी। तो दूसरी बार मैंने ये समझ लिया कि सबसे पहले तो प्रश्नों को, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उसको समझना है। 1 महीना दिया, सिलेबस समझा, क्वेश्चंस को एनालाइज किया, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। रिवीजन पे ध्यान होता था, लिख लिख करके पढ़ाई की ताकि याद रहें चीज़ें। बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करती थी। कोविड का समय था तो सब घर पे ही होता था, लेकिन बहुत अच्छे से घर पे हो गया। मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। जागृति, एक चीज़ बताइए, जो यूपीएससी के जो नौसिखिए रहते हैं, नई नई तैयारी करने आते हैं, उनके सवाल रहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ती थी, क्या खाती थी, कौन सी बुक्स पढ़ती थी, कितने मोटी किताबें पढ़ती थी। उसके अलावा आप बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आपने कोचिंग कहाँ से की थी। इन सवालों के लिए अगर एक आप विस्तृत जवाब देना चाहें तो आप क्या कहेंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए? सबसे पहले तो ये कि वैसे घंटों से मत नापिए। मैं तो अपना जो भी बनाती थी टाइम टेबल, वो टॉपिक वाइज बनाती थी कि इतने दिन में इतने टॉपिक करने हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बेयर मिनिमम तो है कि आप 8 से 10 घंटे तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 साल लग जाते हैं, 1 साल तैयारी, 1 साल की एग्जाम। तो 8 से 10 घंटे डेली बिना रुके, फिर वो एग्जाम के टाइम अपने आप बढ़ जाता है। और जहाँ तक कोचिंग की बात है, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, दिल्ली जाकर के ज्वाइन की थी। कोविड लेकिन अगस्त में की थी, फिर कोविड आ गया तो बीच में ही रुक गई और फिर वापस घर आना पड़ा और डिले भी हो गया था एग्जाम। तो पूरा मार्च 2020 से लेकर के सितंबर 2021 तक फिर वो पूरी घर से ही तैयारी हुई है। तो कोचिंग एक गाइडलाइन देती है, लेकिन अब वो वैसा रहा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे आ गए हैं, कोचिंग्स भी ऑनलाइन आ गई हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी खुद की मेहनत 90% ऑफ द एफर्ट है। जब भेल में आप नौकरी कर रही थी, एक प्रतिष्ठित नौकरी, अच्छी खासी सैलरी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया और नौकरी छोड़ने का फैसला किया, और वो भी तब जब आप अच्छी खासी पोजीशन पे थी? सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो 10th क्लास में लगभग वही बचपन से एक था कि सुनते थे कलेक्टर कलेक्टर, एग्जाम के बारे में नहीं जानते थे, बस पोस्ट समझते थे। और बस एक के बाद में कि सिविल सर्विसेज होता है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो एक ये था कि फाइनेंशियली पहले स्टेबल हो जाएं। तो नौकरी की बड़ी ज़रूरत लगती थी, क्योंकि दिमाग हमेशा यही रहता था कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो पेरेंट्स को एक बर्डन रहेगा। तो मैंने नौकरी की, मैंने 2 साल नौकरी की, कुछ सेविंग्स भी इकट्ठी हुई, तो वो भी एक सिक्योरिटी थी कि अब कम से कम बर्डन तो नहीं है। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने पूरा मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद सर बीएचईएल में जब एक स्टेबिलिटी आई, तब फिर सोचा कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, वो अलाइन किससे होती हैं। तो मुझे लगता था मुझे समाज के सेक्शंस के साथ ग्राउंड पे काम करना है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है। तो सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिंदगी भर ये सब करने का मौका भी मिलेगा। जागृति, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना स्नातक किया, उसके बाद आपने जब यूपीएससी में ऑप्शनल चुना तो सोशियोलॉजी चुना। लोग आपसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने एक सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, इतने सारे पैसे खर्च किए इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करने में, लेकिन आप जब यूपीएससी में गई तो आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। सर, मुझे लगता है धारणा में स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग तो डिपेंड करता है। सोशियोलॉजी स्कोरिंग इसलिए लगता है शायद क्योंकि बहुत सारे लोग लेते हैं, तो जब ज़्यादा लोग लेंगे तो ज़्यादा लोग स्कोर करते हुए भी दिखेंगे ही। बाकी इसीलिए क्या वजह है कि सोशियोलॉजी बच्चे ज़्यादा लेते हैं? सर, एक तो ये कि सब्जेक्ट थोड़ा सा जेनेरिक है, वो आपको समाज की समझ बढ़ा देता है, तो वो आपको मेंस में, इंटरव्यू में, हर स्टेज पे हेल्प करता है। जब आप जॉब में भी जाते हैं तो उसमें भी एक, जब आप समाज को बेहतर समझते हैं तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। तो ये मुझे लगता है 2 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। आपके लिए जब इंटरव्यू आप देने गई तो आपके लिए सबसे कठिन और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कौन सा था? वैसे तो मुझे जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लगा था इंटरेस्टिंग कि मेरे क्लास 12th के जो एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत था,
उससे कई सारे प्रश्न थे कि गायत्री मंत्र किसने लिखा है, कालिदास की रचनाएं बताइए। वो कुछ मूवीज भी बोलने लगे, वो बोले एक्ट्रेस बताइए। तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था, तो वो इंटरेस्टिंग भी था। तो वो एक इंटरव्यू काफ़ी कन्वर्सेशन टाइप होता है, वार्तालाप जैसा उसका फॉर्मेट है। और आप एक जागरूक सिटीजन की तरह जाएं और उनसे बातचीत में जो आपका तरीका है वो वही होना चाहिए जो एक घर के बड़े रिस्पेक्टेड लोगों से आप करते हैं। जी। कोई ऐसा कठिन सवाल आया जैसे कश्मीर, अफगानिस्तान, इस तरह का? जी, अफगानिस्तान पे सवाल था कि क्या इंडिया को अब चाइना के साथ ज्यादा मिल करके काम करने की जरूरत है। आपने क्या जवाब दिया? हाँ, मैंने कहा कि चाइना हमारा पड़ोसी देश है और उसको हम बदल नहीं सकते। आज अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां बन रही हैं, इंडिया को जरूरी है कि वो चाइना के साथ मिलकर के काउंटर टेररिज्म के लिए काम करे। पसंदीदा एक्टर? एक्चुअली मैंने बहुत टाइम डैनियल रैडक्लिफ, हैरी पॉटर। पसंदीदा एक्ट्रेस? रेखा जी। पसंदीदा फिल्म? स्त्री। पसंदीदा पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन मैं पुराने बोल सकती हूँ। आप कोई भी बोल सकती हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी। अभी मौजूदा? मौजूदा में पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मैं एक्चुअली कोई भी चीज़ पॉलिटिकली इवैल्यूएट नहीं करते हैं, तो फेवरेट पॉलिटिशियन कहने में थोड़ी सी सोचना पड़ रहा है मुझे। पसंदीदा आइडियोलॉजी? आई थिंक फंक्शनलिज्म। प्रेरक व्यक्तित्व जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? सुधा मूर्ति मैम। ओके। इतिहास का सबसे पसंदीदा किरदार? सुभाष चंद्र बोस। आखिरी, आईएएस अगर आप नहीं बनती, नौकरी छोड़ चुकी थी, तो क्या करती? सर, मेरा प्लान भी तो था एक बैक ऑफ द माइंड कि अगर 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो उम्र भी बढ़ेगी, अटेम्प्ट भी कम होंगे, फिर मैं एमटेक करूंगी, पीएचडी करूंगी, तो कुछ रिसर्च की फील्ड में फिर आगे जाने का सोचूंगी। जागृति, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप होनहार देश के काबिल अफसर बने, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दैनिक भास्कर को वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।